करेंगे, ये हम कह रहे हैं। और हम जनता का आह्वान करते हैं, आप खड़े हो जाओ, बस आप खड़े हो जाओगे, नागरिकों का नेतृत्व होगा, बिल्कुल बदल जाएंगे। अगर केंद्र सरकार की कठपुतलियों का नेतृत्व होगा तो वही करेंगे और जो कर रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर में पलायन की बात आती है तो एक गांव जो परसों ही इसके बारे में एक खबरें भी चल रही थी, उत्तराखंड 25 साल का हो चुका है, लेकिन वो गांव जलशून्य हो चुका है, चौनी गांव। उसको लेकर के कहेंगे कि एक और गांव अब पूरी तरह से तबाह हो गया। एक गांव नहीं, सैकड़ों गांव उत्तराखंड के तबाह हो गए हैं। और अभी मैं कल एक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब का वो देख रहा था, तो वो क्या क्या बोल रहे थे, बिल्कुल उल्टा बोल रहे थे। आपको यहाँ बैठने वालों को शर्म नहीं है, सत्ता में बैठने वालों की। उनकी संपत्तियां कितनी बढ़ गई हैं, कहाँ से बढ़ी हैं, चोरी भ्रष्टाचार बेईमानी कितनी है, इसे हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हिमालय की संवेदनशीलता को नष्ट कर दिया। हिमालय राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य, अगर हिमालय नष्ट होगा तो पूरा देश नष्ट होगा। इसलिए हम लोग को अतिरिक्त उसके लिए काम करने की जरूरत है। उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और हमारे और हम व्यक्ति नहीं है, हम वो सारी शक्तियों के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए देख लीजिए, यहाँ आयोजन संघर्ष समिति ने किया है, लेकिन हमने सारे सामाजिक संगठन जितने लोग हैं जो सोच रहे हैं उनको वही बात कर रहे हैं। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आप बहुत सारे राजनीतिक दलों में लोग हैं, कहते हैं हम तो भाई राजनीतिक दलों में। अरे भाई, आपको अपना घर देखना है या आपको कोई राजनीति देखना? अगर हमारे घर के अनुकूल राजनीति नहीं है तो हमें उसके अनुकूल बात करनी पड़ेगी। तो मेरा तो उन राष्ट्रीय पार्टी से किन्हीं भी कारणों से जुड़े हुए लोगों से मतलब है, आपके बच्चे के अगर रोजगार नहीं है, अगर आपके खेती किसानी चौपट हो गई, बंदर सुअर और बाघ और तेंदुए आपके घर में जो है अस्पतालों से हम मारे जा रहे हैं और सारे हैं, तो भाई इसको सोचो। एक भव्य सम्मेलन यहाँ पर करने का भी एक हमारा मंशा थी बहुत पहले से। उसी में एक छोटा सा यहाँ पर रूप लेके आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर माननीय रमेश किसक जी के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। हमारा वही मकसद था कि 25 साल में उत्तराखंड ने क्या पाया या क्या खोया। और जहाँ पर बात करते हैं हम स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जल हो या सड़कें हों, इन सभी में पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के अंदर लगातार 25 सालों से भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। और पूरे उत्तराखंड में अगर हमने कुछ पाया तो सिर्फ भ्रष्टाचार पाया है। और जहां बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की और जल और सड़कों की, तो आज भी मूलभूत सुविधा से बागेश्वर कहें या पूरे उत्तराखंड की जनता कहे, आज भी तरह से ही है। कई गांव, कई ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जहां अभी तक सड़कें, बिजली, पानी अभी तक नहीं पहुंची है। और जहां स्वास्थ्य की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदहाल है कि हर रोज कम से कम दर्जनों लोग पूरे प्रदेश के अंदर आकस्मिक मौत के ग्रास में जा रहे हैं। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 25 साल पूर्व, मगर आज भी वो समस्या, मूलभूत समस्याएं सब की सब बनी हैं। और हम आज आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे कि जो कुली बेकार आंदोलन बागेश्वर की धरती से जन्मा था, और इस बार आने वाले 15 जनवरी को पूरे प्रदेश की जितने भी सामाजिक ऐसे संगठन, जो लोग कहीं ना कहीं उत्तराखंड के संघर्ष में हमेशा काम करते आए हैं, जो लोग पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं इस समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, ऐसी तमाम संगठनों को इस बागेश्वर में संघर्ष वाहिनी एक मंच देने का काम करेगी। और पूरे प्रदेश के जितने भी छोटे से लेके बड़े ऐसे संगठन हैं, जो संगठन पूरे उत्तराखंड में एक बदलाव लाना चाहते हैं और एक नए विकल्प देकर बागेश्वर उत्तराखंड की जनता को देना चाहते हैं, ऐसे सभी संगठनों को 15 जनवरी को बागेश्वर में निमंत्रण दिया जाएगा। श्रृंगार मनाता हो, चाहे वो किसी प्रकार के भी कोई आयोजन करता हो, तो हमारे यहाँ कुछ समय कालखंड को हम चिन्हित करते हैं। वो कालखंड कभी 1 दशक का होता है, कभी वो 25 साल का होता है, कभी वो 50 साल का होता है, कभी 75 का होता है, कभी शताब्दी का होता है। और हम इन तमाम कालखंडों में अपना मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन कैसे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ सिंहावलोकन, हिंदी में एक शब्द है कि हम सिंहावलोकन कहते हैं। सिंहावलोकन का मतलब है जब शेर आगे को चलता है तो एक लंबी दृष्टि पीछे डालते हुए आगे को बढ़ता है। कहने का मतलब वो पीछे क्या घटा है उसको देखते हुए आगे की चीज़ों को करने के लिए बढ़ता है, तो इसलिए उसको सिंहावलोकन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से 25 साल का जो राज्य की हम बात कर रहे हैं, वो एक किस्म से वही सिंहावलोकन है, जो धीरे धीरे पीछे की चीज़ों को देखकर वर्तमान में आकर और भविष्य की चेतना और भविष्य के संघर्षों के साथ जुड़ता है। तो ऐसे लिहाज से हमको ऐसे समय पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी आपने पूरे देश के अंदर एक चुनाव देखा है, बिहार का चुनाव। उस बिहार के चुनाव को भी मैं उत्तराखंड की पूरी परिस्थिति के साथ जोड़ता हूँ। और वो चुनाव जिस ढंग के उसके परिणाम आए हैं, जिस ढंग से चीज़ें हुई हैं,
वो हमको कई बार इस बात के लिए मजबूर करता है सोचने के लिए कि जो पूरा राजनीतिक मैकेनिज्म है, जो राजनीति को बनाने का मैकेनिज्म है, विशेषकर उस राजनीति का जो वोट की राजनीति है, वो कैसे हमारे मुद्दों पर, हमारी चीज़ों पर हावी होती है और सत्ता में जाने के लिए अपना एक रास्ता तैयार करती है। और उत्तराखंड भी लगभग बिहार से कुछ अलग नहीं है। यहाँ अभी पंचायत चुनाव में आपने उस चीज़ को देखा भी है। साथियों, जब मैं अपनी इस बात को करता हूँ तो अभी जैसे हमारे साथी ईश्वर ने कहा, बात तो लगभग हमारी वैसी होगी। मेरे ख्याल से हम सब लोग जितने भी, अगर मैं उस बात को नहीं भी कहूँगा तो तब भी मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग एक ही जैसा हम लोग सोच रहे हैं, एक ही जैसा समझ रहे हैं और मेरे ख्याल से इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर आए भी हैं। फिर भी जब मैं अपनी बात को करूँगा तो हमको यही कहना पड़ेगा कि जब उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे थे, जब हम उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे, तो उत्तराखंड राज्य मांग के पीछे असल में देखा जाए वो एक 1994 का संघर्ष नहीं था। असल में उत्तराखंड राज्य की मांग जो है एक कालखंड का आंदोलन नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक काल में भी उत्तराखंड की मांग को 1897 में पहली बार 1897 में अंग्रेजों के समय पर भी अलग प्रशासनिक इकाई कुमाऊं को बनाने की बात आई। कुमाऊं का मतलब ये कुमाऊं नहीं, उस समय का भूगोल जो था वो गढ़वाल भी पूरे कुमाऊं में था। एक टिहरी रियासत थी और एक ब्रिटिश गढ़वाल था और वो पूरे कुमाऊं के साथ जुड़ा हुआ होता था। तो ये कुमाऊं प्रशासनिक इकाई की मांग 1897 से है। वो मांग भले ही वो और किसी बात को लेके हुई हो, लेकिन उसके पीछे मर्म यही था कि हमारे इस भूभाग के लिए, जिसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियाँ अलग हैं, उसके लिए अलग किस्म के कानून बनने चाहिए ताकि यहाँ के लोग अपना सही जीवन यापन कर सकें। ये मांग तब से थी और तब से लेके इन इतने सालों के अंदर हम समय समय पर अपनी बातों को अलग अलग ढंग से कहते रहे और उनको कहने का ढंग, अभी मैं ईश्वर वाली बात पर इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि इस पर कहने के लिए बहुत कुछ था। ईश्वर ने उस पूरी बात को कह दिया है। मैं उसको थोड़ा बहुत संक्षिप्त करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम आज इकट्ठा क्यों हैं, हमको करना क्या चाहिए। इस पर मुझे ईश्वर की बात से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि 1865 के बाद जब हमारे यहाँ फॉरेस्ट विभाग बना, जब हमारे यहाँ वन विभाग बना, तो हमारे यहाँ धीरे धीरे रिजर्व शब्द आने लगा। और रिजर्व शब्द का मतलब है कि जो चीज़ को हम सब अपना समझ रहे थे उसको कानून के तहत अंग्रेज़ों ने रिजर्व करके हमारे कानूनों पर भी धीरे धीरे टाँका डालना शुरू किया। और 1874 में जब हमारे यहाँ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आया, वो भी लोगों की असंतोष के कारण आया, जिसने कि हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का रास्ता साफ किया और हमको कई सहूलियतें उस कानून के अंदर मिली हमको।